In this video, I will discuss polity questions asked in 2021 CAPF. So in 22, we have seen कि 10 questions were there, but in 21, total 16 questions are there. So every time questions vary, and in each section questions vary. But you should prepare each and every subject. You cannot ignore any subject. For example, a whole economy section BC. So there also minimum question was 5. So maximum was 22. So here also you will find 10 question to 25 question approx. So first question, it is directly from NCERT. Who among the following warned his colleagues that the Constituent Assembly was British made and was working the British plan as the British should like it to be worked out? सो इसमें से कहता है कि किसने अपने सहयोगियों को सचेत किया कि जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, जो संविधान हम बना रहे हैं, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई है और यह वैसी ब्रिटिश योजना बना रही है ब्रिटिश जैसा होते हुए देखना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो आप संविधान सभा है उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब देखो अंबेडकर इसमें आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अंबेडकर फुल्ली इस बात के एक्सेप्ट करते हैं कि यस वी हैव बोरोड समथिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड, बट जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लायक है, हमारे लिए सुटेबल है, तो ये नहीं हो सकता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी देखो कि वो मिनिस्टर थे, और ऑब्वियसली बाद में फिर देखोगे कि नेहरू के क्रिटिकल हो गए, लेकिन उस समय साथ थे, चीजों को कर रहे थे, तो ये नहीं हो सकता। बी एन राव सॉरी, जो बेनेगल नरसिंह राव थे, सर बेनेगल नरसिंह राव, तो ये क्या है, वो एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके, तो ऑब्वियसली है ये सपोर्टिंग में थे, तो ये नहीं कर सकते थे। तो ये सोमनाथ लाहिरी, बिकॉज सोमनाथ लाहिरी वाज अ कम्युनिस्ट मेंबर। तो ये आप देखोगे एनसीईआरटी का जो क्लास 12th का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है पार्ट 3, इसमें चैप्टर नंबर 15 में ये दिया हुआ कि कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिरी सॉ द डार्क हैंड ऑफ द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म hanging over the deliberations of the Constituent Assembly. He thus urged the members and Indians in general to fully free themselves from the influences of imperial rule. In the winter of 1946-47, as the assembly deliberated, the British were still in India. An interim administration headed by Jawaharlal Nehru was in place, but it could only operate under the directions of the Viceroy and the British government in London. Lahiri exhorted his colleagues to realize that the Constituent Assembly was British made and was working the British plans as the British should like it to be worked out। तो ये आप देखो डायरेक्ट इसमें से स्टेटमेंट उठा करके दिया हुआ है। तो ये सोमनाथ लाहिरी, और यदि ऐसे भी है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यदि लगा सकते हो तो वो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हम जानते हैं कि जो आर्टिकल 93 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोविजन करता है कि एक स्पीकर होना चाहिए और एक डेप्यूटी स्पीकर। देखोगे कि अभी इनफैक्ट 4 इयर्स होने वाले हैं इस लोकसभा 17th लोकसभा का, लेकिन अभी तक हमारे पास डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। सिर्फ स्पीकर से ये काम चल रहा है, यानी ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं। तो स्पीकर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होता है तो उसी दिन स्पीकर नहीं आ जाते हैं। उस दिन देखोगे कि प्रोटेम स्पीकर एक चुने जाते हैं। अब वो प्रोटेम स्पीकर ओथ दिलवाएंगे मेंबर्स को, और उनका काम है कि जब तक नए स्पीकर परमानेंट स्पीकर नहीं बन जाते हैं तब तक वो बने रहते हैं। तो ये डेट का कि किस दिन घोषणा करेंगे कि हाँ हम इस दिन अपने जो स्पीकर हैं उनको इलेक्ट करेंगे, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्सनल लिबर्टी इज नॉट करेक्ट। ये नोट करेक्ट के संबंध में ये कह रहा कि स्टेट डज नॉट have the authority to deprive any person within the territory of India his or her personal liberty without any rational basis। ये सही है। स्टेट यदि आपके कोई भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल करती है तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होगा, वो आपका एक रेशनल बेसिस पे। पर्सनल आपका जो लिबर्टी है, जो पर्सनल आपका फ्रीडम है, वो उसको कर्टेल करेगी, लेकिन कर्टेल करने के लिए रेशनल बेसिस होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है
basis of depriving a person of his or her personal liberty must be in accordance with procedures established by law। एक तरह से कह सकते हैं कि इसी का स्टेटमेंट ये है। तो ये दोनों सही होगा। पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाय द जुडिशियल रीट ऑफ हाइबियस कॉर्पस। एक्चुअली डिफरेंट रीट्स में, फॉर एग्जांपल 5 डिफरेंट रीट्स हैं, उसमें से हाइबियस कॉर्पस एक आपका रीट है। हाइबियस कॉर्पस क्या है कि दैहिक स्वतंत्रता, कि किसी को यदि आप ऐसे ही नजरबंद नहीं कर सकते हो, डिटेन नहीं कर सकते हो, कि टू हैव बॉडी, तो कहीं ना कहीं ये जो आपके फ्रीडम को इंश्योर करता है, तो ये भी सही है। कह रहा है कि मेजोरिटी व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नो, एक्चुअली ए के गोपालन केस में ये था व्यू कि जो हमारा आर्टिकल 21 है उसमें डी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को उतनी प्रोमिनेंस नहीं दी गई। इनफैक्ट उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन ये जो ए के गोपालन है उसका यदि आप देखोगे तो वो बाद में फिर जो मेनका गांधी जो केस था उसमें जो ए के गोपालन केस को ओवर रूल्ड कर दिया गया। तो डी जो है वो गलत है, तो ये मेनका गांधी होगा। ओके, सो ए के गोपालन केस को वो रिवर्स कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका है which one, question number 4, which one of the following statements with regard to DPSP is not correct। इसमें भी नोट करेक्ट करा दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। यस, इन जनरल जो है वो आपका जनरल डेफिनेशन है कि ये कोर्ट में इन्फोर्सिएबल नहीं है, तो ये सही है। दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। नो, एक्चुअली कुछ सर्टेन डीपीएसपी है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल जो 39 है, 39 बी और सी, ये जो है तो इसके जो वो कुछ फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31 सी शायद जो भी है, तो इन पर वो ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये ही आपका गलत स्टेटमेंट हो गया, ऑल फंडामेंटल राइट पे नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है दे कैन बी रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये सही है। देखो, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करता है, लेकिन जो डीपीएसपी है वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करता है। दे कैन बी रिलेटेड टू गिविंग फ्री लीगल एड। यस, ये है। नेक्स्ट आपका नोट करेक्ट इसमें भी कह रहा है which one of the following statements with regard to preamble of the Constitution of India is not correct। करा the term secular democratic republic was not there in the preamble originally। एक्चुअली जो सेकुलर है वर्ड है, सोशलिस्ट है और इंटीग्रिटी, तो सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये आपका 1976 में ऐड किया गया, तो ये सही है, ये आंसर नहीं होगा। द प्रीएम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, ये भी आपका सही है कि प्रीएम्बल एक तरह से जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इन द सेंस की करने का मतलब है कि प्रीएम्बल को आप चेंज कर सकते हो लेकिन उसके बेसिक नेचर को नहीं चेंज कर सकते हो। बाय इटसेल्फ प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यस, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर डी, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रीएम्बल कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। इनफैक्ट जो ये गलत है, यही आंसर आपका होगा। इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरह से प्रीएम्बल जो क्या है, एक आईना है जहां हम इसको डिफरेंट पार्ट में यदि कहीं एम्बिग्यूटी होती है तो हम इसको भी देख सकते हैं, एक कि हमारा प्रियम्बल क्या कहता है। प्रियम्बल एक तरह से निचोड़ है, वो सार है, आपका समरी है, जिसमें कि एक तरह से विजन है वो। ठीक है, तो डी आपका गलत है, उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। यस, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे लेकिन सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, सही है ये। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, ये शामिल होंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स के जो होते हैं वो उसके मेंबर्स नहीं होते हैं, तो करा कि कौन नहीं होते हैं, तो ओनली 3 नहीं होते हैं, तो सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका देखो, अभी नो वाला बहुत सारे आ रहे हैं, तो इस सारी चीज को ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू ए पर्सन। ये इसमें करा कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो पर्सन को
नहीं मिला हुआ है। तो फर्स्ट का रहा प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यस है ये आर्टिकल 20 में, कि आप एक क्राइम के लिए मल्टीपल टाइम नहीं कर सकते हो ना, तो ये है ये आर्टिकल 20 में। To refuse to give his or her sample of handwriting as evidence to support a prosecution, prosecution अगेंस्ट हिम और हर, नहीं ये आपके पास नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा बी ही। क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग यदि किसी चीज को मान के चलो, इसको ऐसे समझो कि किसी को आपने धमकी दिया है और वो हैंडराइटिंग है, अब कोई एक्स नंबर ऑफ एक्स पर्सन है, वो आपके अगेंस्ट केस करता है, तो आपसे हैंडराइटिंग मांगी जाएगी मैच करने के लिए, तो आप इसमें प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हो, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू एक्ट एज ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये भी 20 आर्टिकल में है। राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन, तो ये भी आर्टिकल आपका, तो ए सी डी ये 20 आर्टिकल 20 में है, बाकी बी नहीं है, ये बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट फॉर, तो देखो जो संविधान में है वो किसका एक तरह से में कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निकाय के लिए प्रत्येक राज्य में नगर पालिका का गठन करने का प्रावधान नहीं, तो इसमें जो कह रहा है कि कौन सा, देखो म्यूनिसिपल काउंसिल आपका है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और आपके नगर पंचायत है, अर्बन पंचायत जैसा टर्म जो नहीं है। ओके, सो ये आपका जो कम पॉपुलेशन में है, यहाँ मान के चलो कि 12,000 से लेकर के शायद 40,000 तक है। ओके, फिर आपका ये इसमें उसके बाद है डिपेंडिंग ऑन, तो मतलब हर स्टेट में अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन है, क्योंकि देखोगे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है, कुछ स्टेट हैं जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़े कम है, तो ये आपका जो अर्बन पंचायत नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर ये स्टेटमेंट देखो है कि कंसीडर द फॉलोइंग क्वोट, ऑन द 26 जनवरी 1950 we are going to enter a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. इनफैक्ट इस वजह से देखो कि देखो जो कह रहा है ना कि पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल जो राइट है वो फंडामेंटल राइट शुरू से आपको इन्फोर्सिएबल 26 जनवरी से हो गए, लेकिन जो डीपीएसपी थे, डीपीएसपी तो इट वाज नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ ना, तो व्हेन अ स्टेट विल बी एबल देन इट विल गिव द थिंग्स, तो धीरे धीरे करके बाद में चीजें कुछ कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो ये स्टेटमेंट देखो महात्मा गांधी नहीं है, सरोजिनी नायडू नहीं है, ये बी आर अम्बेडकर ने, तो ये सच स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। अब ये सोमनाथ लाहिरी नहीं, ये पहले वाले स्टेटमेंट में आ गया था, ये नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये करा कि कौन सा पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं प्रदान किया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये सही है, अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर को करने का, ऑब्वियसली ये डिस्क्रिशनरी पावर इनका नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर इनका तब होता है जब किसी भी पार्टी का मेजोरिटी फुल नहीं होता है। नेक्स्ट बी है टू डिसाइड एट हिज और हर डिस्क्रिप्शन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, नो एक्चुअली ये उनका डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो जैसे आपका जो कुछ सिचुएशंस में आइदर इलेक्शन कमीशन जो है वो कहती है कि हाँ रिकमेंड करती है तब वो करेंगे, ये इनका अपना डिस्क्रिप्शन नहीं है, और वो डिसीजन जो है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेल्प से वो लेते हैं, तो ये इनका नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू ग्रांट पार्डन टू ए पर्सन हु हैज बीन पनिश्ड बाय कोर्ट मार्शल, सही है। टू रिमूव ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, अब ये सब पावर इनका डिस्क्रिशनरी नहीं है, लेकिन ये पावर है विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये करेंगे। ओके, सो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 इज नॉट करेक्ट, तो जो ये आपका जो 1978 वाला जो मेनका गांधी केस, एक तरह से जो आर्टिकल 21 के संबंध में, राइट टू लाइफ के संबंध में, ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। करा इट वाज हेल्ड दैट आर्टिकल 19 एंड 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, यस ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि इसमें ये निर्णय दिया गया कि जो अनुच्छेद 19 है और अनुच्छेद 21 है
वो उसमें प्रॉपर डिफरेंस एग्जैक्ट वाटर टाइट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लो कि जो आपका आर्टिकल 19 है वो थ्रू आउट इंडिया मूवमेंट का आदेश देता है, पूरा मतलब ये आपको पावर देता है, वो आपको राइट देता है। लेकिन फॉरेन सॉइल में के लिए वो राइट नहीं देता है, वो उसका प्रोविजन नहीं है। लेकिन जो मेनका गांधी के साथ क्या हुआ था कि उनका जो पासपोर्ट था वो इम्पाउंड कर लिया गया था। तो यानी कि जो विदेश में यात्रा करने के लिए, तो यदि आप उनको मना करते हो, उनको नहीं देते हो, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, रीजनेबल कॉज होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि जो आपका आर्टिकल 19 है और वो 21 है, उसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। It was held that a law coming under Article 21 may not satisfy the requirements of Article 19। तो ये कह रहा है कि देखो इसमें एक पहला जो कह रहा है कि ये वाटर टाइट जो है सेपरेशन की जरूरत नहीं है, और दूसरा ये कह रहा है कि जो आर्टिकल 21 है तो वो आपका आर्टिकल 19 का फुली फॉलो भी नहीं करना चाहिए। यानी ये सेपरेटली भी वर्क कर सकता है और साथ में भी आपका वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आपका है ए फेयर ट्रायल एलिमिनेट्स द बायसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन द ट्रायल। ये सही है कि निष्पक्ष विचारण से विचाराधीन अभियुक्ति के विरुद्ध पक्षपात नहीं होता, ये सही है। नेक्स्ट, द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। एक्चुअली ये प्रॉपर तरीका से ये डिस्कस नहीं किया गया था, तो एग्जैक्ट जो है ये अनुसार ये स्टेटमेंट आपका गलत होना चाहिए। तो लेकिन प्रॉपर तरीका से जो हमने जितने जगह इस चीज का कहीं मुझे प्रॉपर डायरेक्ट इस केस में हमने कई सोर्सेस को अब देखा, अब में भी हो सकता मेन जजमेंट, तो मेन जजमेंट का शायद हम डिटेल नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन जो सोर्सेस मिला उसके अनुसार मुझे ये आंसर डी लग रहा है। ओके, तो एग्जैक्ट हमको ये प्रॉपर चीजें नहीं मिली, लेकिन और चीजों के अनुसार में ये होना चाहिए डी। तो इसको मैं एक तरह से स्टार लगा के रखता हूं, बट एनीवे डी मेरे अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कन्फर्ड ऑन ए हाई कोर्ट। तो कह रहा है कि कौन सा पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के पास भी है, उच्च न्यायालय के पास भी है, उच्चतम न्यायालय का। तो एडवाइजरी पावर, यस, एडवाइजरी पावर ये नहीं है। एडवाइजरी पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन आस्क सुप्रीम कोर्ट सजेशंस। तो ये आपका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट है पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। ये आपका आर्टिकल 142 है, जैसे आपने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में देखा, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट है पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये दोनों के पास है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये दोनों के पास है। पावर टू अलाउ और रिफ्यूज अ स्पेशल लीव पिटिशन, ये आर्टिकल 136 में है, तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज फंडामेंटल राइट। तो ये इजी क्वेश्चन था। राइट टू इक्वालिटी, ये है आपका फंडामेंटल राइट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यस ये भी है। राइट टू प्रॉपर्टी इनिशियली था, अब नहीं है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, यस ये है, तो सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कौन सा करेक्ट नहीं है। अंडर आर्टिकल 129 एंड 144 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब ये देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सो कंफ्यूजिंग इन द सेंस, पहले इस ऑप्शन को फिलहाल के लिए आप छोड़ो और दूसरे ऑप्शन को हम अभी देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो देखो इसके हम जो पहले क्वेश्चंस देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देख चुके हैं कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है, यस ये तो है, यानी ये आंसर आपका नहीं होगा, यानी ये गलत नहीं है। अब देखो सी, द सुप्रीम कोर्ट मे रिफ्यूज टू प्रोवाइड ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इफ सो आस्क्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जो एडवाइजरी मांगा जाता है 100 आर्टिकल 143 के अंतर्गत, तो क्या सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है? यस रिफ्यूज कर सकती है, लेकिन जो आपका इस्माइल फारूकी साइड केस जो 1994 जो है 1994 इस्माइल फारूकी केस, इसमें देखोगे कि इनफैक्ट जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी का भी जिक्र आया है। तो शायद इस्माइल फारूकी केस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है, लेकिन उस रिफ्यूजल का उसको रीजन देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा ना कि किस ढंग से मना कर रहे हो। पैसे नहीं बोलोगे ना भीमसेन फ्रांसिस कि हमारी मर्जी हम नहीं देंगे।
तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जब ये स्टेटमेंट तीनों सही है तो इसलिए आपके पास आंसर ये होगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट क्या है, देखो आर्टिकल 129 जो कहता है तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और प्लस जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी इसमें प्रोविजन है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो है, लेकिन आर्टिकल 144 जो कहता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट यदि जजमेंट देती है तो उसको इंटायर इंडिया को एक तरह से मतलब जिस लोगों के लिए दी गई है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब एक अनुसार यदि इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करोगे तो यदि वो एक्सेप्ट करना चाहिए, अब एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जा सकता, लेकिन डायरेक्ट उसमें नहीं है मेंशन। तो मेरे अनुसार है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो ए है। लेकिन अब उसको लिबरल इंटरप्रिटेशन तो यूपीएससी किस ढंग से, लेकिन जो प्रॉपर एनालिसिस है उसके अनुसार आपका ए आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जो आपका देखो, अब ये भी एक तरह से रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है। 22 वाले में आपने देखो तो उसमें देखोगे कि जो आपका पब्लिक अंडरटेकिंग, जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वाला था, लेकिन इसमें जो आपका क्या है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, तो कह रहा है कि कौन सा सही है। तो द कमिटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। तो ये जो आपका है राज्यसभा से 10 मेंबर नहीं, ये 7 मेंबर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, इसमें सही कह रहा। द फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमिटी, नो। अ मेंबर ऑफ द कमिटी इज गिवन ए टर्म ऑफ 1 ईयर, यस ये सही है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी फ्रॉम द राज्यसभा इज एक्सटेंडेड इवन व्हेन दे रिटायर फ्रॉम द राज्यसभा, नो। तो सी आपका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें, हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए 2022 में देखोगे कि उसमें था डिस्ट्रिक्ट जो जज के संबंध में। तो ये कह रहा है कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज जज। तो कह रहा है कि एन एडवोकेट हु हैज प्रैक्टिस्ड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इन एनी कोर्ट। कह रहा है कि कोई एडवोकेट जो है जिसने 10 ईयर्स तक ये प्रैक्टिस किया हो, ये इन एनी कोर्ट नहीं, वो आपका हाई कोर्ट होना चाहिए। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, ये 5 ईयर्स होगा। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस ये सही है। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु हैज हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, नो। एक्चुअली स्पेसिफिक जुडिशियल ऑफिस का मतलब कहीं भी नहीं, जुडिशियल ऑफिस का मतलब है हाई कोर्ट का जज यदि है तो आपके लिए वो होना चाहिए कि आप मिनिमम 5 ईयर्स, यदि आप हाई कोर्ट के जज हो और हाई कोर्ट में यदि आप वकील हो तो आपके लिए 10 ईयर्स, तो सी आपका हो जाएगा। तो ये 16 क्वेश्चन इसमें थे। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और बी कंटिन्यू, जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे, जितने चीज़ों को रिलेटेड चीज़ों को देखोगे, क्योंकि बहुत बार आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रिपीटेड होते हैं, तो वो आपके लिए फायदा होता होगा। थैंक यू।